हाँ जी, हेलो एवरीवन। पुराना वीडियो जो है उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, वो किसी वजह से छूट गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में एक है कॉनकेव मिरर जिसमें इमेज का और उसके रियल ऑब्जेक्ट का और रियल इमेज का डिस्टेंस दे रखा है फोकस से। तो ये हम बना लेते हैं जी कॉनकेव मिरर, और ये उसका पोल मतलब ध्रुव, ये कॉनकेव मिरर है। यदि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट ए पे मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कोई फोकस, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अल्फा। उसने कहा है कि रियल इमेज बन रही है, वास्तविक इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये जो इसका इमेज पॉइंट होगा हम बी मान लेते हैं, और उसका फोकस से जो दूरी दिया है वो आपको दिया है बीटा। ठीक है, हम मानते हैं कि ओ से एफ की जो दूरी है जिसको फोकस दूरी कहते हैं वो एफ है। तो यू क्या हो गया, यू मतलब इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ए पे ऑब्जेक्ट है, तो डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे, पोल से। तो यू कितना आ गया, एफ प्लस अल्फा। बी बताओ कितना आ जाएगा, पोल से बी की दूरी देख के बताओ, दैट इज एफ प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। चलिए, हाँ जी, ध्यान रखना, हम एक चीज़ सीख लेते हैं कि इनकी डिस्टेंस को नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेते हैं। यदि ये पोल है तो पोल की तरफ माना यहाँ इमेज रखी हुई है, तो इमेज से लाइट ऐसे आने वाली है, रे ऐसे आएगी। यदि आप डिस्टेंस को रे के अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो तो आपकी हर एक डिस्टेंस नेगेटिव लेनी है, और यदि आप रे की डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हमको डिस्टेंस यहाँ कैलकुलेट करनी थी, ये होती फॉर एग्जाम्पल ए डिस्टेंस, तो हम इसको प्लस ए लिखते। क्यों लिखते, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है पोल से उस दिशा में कैलकुलेट की गई है जिस दिशा में हमारी रे जा रही है। तो यहाँ जो u है वो रे की उल्टी दिशा में कैलकुलेट की है, v क्या है हम उल्टी दिशा में देख रहे हैं, f क्या है वो भी हम उल्टी दिशा में देख रहे हैं। तो चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/f माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में किसके, रे के, बराबर माइनस एफ प्लस एल्फा माइनस एफ प्लस बीटा। चलिए माइनस सब में से हटा सकते हैं, तो 1/f 1/अल्फा प्लस बीटा इसका, और यहाँ आ जाएगा 1/f प्लस अल्फा प्लस बीटा, नहीं f प्लस अल्फा, दैट इज f प्लस अल्फा, और यह आ जाएगा f प्लस बीटा। हाँ जी, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। 1/f यहाँ आ जाएगा f प्लस अल्फा, फिर आ जाएगा f प्लस बीटा। हाँ जी, यहाँ क्या आ जाएगा, f प्लस बीटा, और इधर क्या आ जाएगा जी, f प्लस अल्फा। हाँ जी, कैसे सॉल्व करेंगे, 2f हो गया, एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, एफ स्क्वायर अल्फा एफ बीटा एफ प्लस अल्फा बीटा, और दैट इज 1/f। ऐसा कीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर लेके आ रहे हैं, एफ स्क्वायर अल्फा एफ प्लस बीटा एफ प्लस अल्फा बीटा, दैट इज 2f स्क्वायर अल्फा एफ अल्फा या एफ बीटा। देखिए जी, 2f स्क्वायर है, कोई बात नहीं, अल्फा से ये कट गया, बीटा एफ से ये कट गया, इधर एक है इधर दो है, उधर ले जाओ, तो अल्फा बीटा बराबर क्या आ गया, एफ स्क्वायर, और एफ बराबर आ गया अल्फा बीटा। ध्यान रखना, ये हमने डेरिवेशन करवा दिया है, बाकी का ये आप सीधा भी याद रखें कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हमेशा अल्फा बीटा आता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैग्नेटोस्टैटिक्स का है। एक तार दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस कितना है जी, 0 है, 0 है, और इसको एक पूरे वृत्त मतलब इसको एक तो कंप्लीट सर्किल बनाया गया है और दूसरा जो है वो आधा बनाया हुआ है, ऐसा कुछ शेप है इसका। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओरिजिन। ओके, तो इसने क्या कहा है कि एक सर्किल तो पूरा है और दूसरा सर्किल जो है वो इसने आधा बना रखा है, फिर यहाँ तक ले जाके ऐसे कर दिया। उसने कहा है कि इसका जो वायर है यहाँ का, इसका कोई इन्फ्लुएंस इसके ऊपर नहीं आता। उसने ये मेंशन किया है, कहा है कि बाहरी धारावाही जो तार है, मतलब बाहर वाला जो तार है, इसका कोई भी प्रभाव अंदर नहीं आता। तो हमको क्या करना है, करंट जा रही है यहाँ से, करंट यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर
यहाँ जाने वाली है और यहाँ से यहाँ आ जाएगी, 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 यहाँ आ जाएगी और फिर यहाँ से होके ऐसे निकल जाएगी। तो कहने का मतलब एक सर्किल तो ए से लेके बी तक है, दूसरा मतलब आधा सर्किल ए से लेके बी तक है, दूसरा क्या है बी से वापस बी तक। तो आ जाइए, दोनों का रेडियस उसने आर ही मान रखा है, ठीक है, बिल्कुल बराबर मान रहा है वो। तो बताइए पहले आधे वृत्त के, पहले पूरे वृत्त के करंट निकाल देते हैं। तो पूरे वलय है, कोई रिंग है और करंट यदि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो इसके कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है आपको पता होगा, B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। यहाँ एक टर्न है तो n बराबर 1 है, तो यहाँ n बराबर 1 लिखेंगे तो B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। किसके लिए? फुल सर्किल के लिए। हाथ को ऐसे पकड़ो, राइट हैंड रूल कैसे लगेंगे, करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर की तरफ, हमने अंदर की तरफ बना दिया। ठीक, चलिए ये हो गया बड़े सर्किल के कारण। अब आधे सर्किल के कारण देखो करंट ऐसे जा रही है, तो ये आधा सर्किल ऐसा बन लेते हैं, ऐसा है, तो इसके कारण कैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे, B बराबर, अब पूरे के कारण जो आ रहा है उसका आधा कर देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, ये कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, तो बाहर आ गया। चलो B निकाल देते हैं, B बराबर जो नेट आएगा इसको B1 मान लो, इसको B2 मान लो, तो B बराबर क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2। ये वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर लिख दो। हाँ जी, B1 का वैल्यू कितना है, अंदर की तरफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये कहाँ है, बाहर की तरफ, दैट इज प्लस, इसको लिख देते हैं अंदर की तरफ और इसको लिख देते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2r, और 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो ये अंदर है, ये बाहर है, अंदर वाला ज़्यादा है, ये कम है, 1/2 में से 1/4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4 बचेगा, म्यू नॉट बचेगा, आई बचेगा और आर बचेगा, और अंदर की तरफ हो गया, बाहर की तरफ ज़्यादा कौन सा है, अंदर की तरफ, तो आंसर आ जाएगा अंदर की तरफ। तो हमारा आंसर आना चाहिए, अच्छा उसने कुछ मॉडिफाई करके दे रखा है 1/4, ठीक है, पाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, म्यू नॉट पाई आई अपॉन पाई आर, तो ऑप्शन नंबर मिल जाएगा आपको सेकंड। इस टाइप से दे रखा है, बाकी का आंसर वही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 इजी है, ये न्यूक्लियर से लिया गया है, ठीक है, आ जाइए। हाँ जी, न्यूक्लियर से क्वेश्चन देखो, दो रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, y1 और y2, इसका डिके कांस्टेंट दिया है 11 लैम्बडा और लैम्बडा। लैम्बडा 1 दे रखा है 11 लैम्बडा, लैम्बडा 2 दे रखा है लैम्बडा, ये डिके कांस्टेंट है, और y1 और y2 मटेरियल हैं, ये y1 है और ये y2 है। ये कह रहा है कि प्रारंभ में, स्टार्टिंग में दोनों नाविकों की संख्या मतलब समान है, और y1 और y2 कितने समय पश्चात इनका जो रेशो है नाविकों की संख्या का बराबर होगा। देखो इधर एक फॉर्मूला पढ़ा है रदरफोर्ड सॉडी का लॉ, और वो कहता है कि n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्बडा t। n क्या है, t टाइम के बाद कितने पार्टिकल या कितने न्यूक्लियस रिमेनिंग है, n0 क्या है, ये स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम में कितने आपके पास न्यूक्लियस थे। तो हम क्या करते हैं, पहले वाले के लिए फॉलो करते हैं, y1 के लिए, तो दैट इज n1, ये n1 नॉट, या कहें तो उसने कहा है कि दोनों में प्रारंभिक परमाणु या नाभिक तो सेम ही है, तो इसको भी n0 मान लेते हैं, e की पावर माइनस लैम्बडा 1 t। n2 कितना आ जाएगा, इसको 1 मान लो एक बार, n02 e की पावर माइनस लैम्बडा 2 t। तो हाँ जी, n1 ये कितना दे रखा है, दोनों को बराबर दे रखा है, इसको n0 मान लिया, e की पावर माइनस लैम्बडा 1 कितना है, 11 लैम्बडा t। n2 देखिए, n2 बराबर n0 वही रहेगा, e की पावर माइनस लैम्बडा t, क्योंकि लैम्बडा 2 बराबर क्या है, लैम्बडा, डिवाइड कर दीजिए। उसने दोनों का रेशो ही पूछा है हमसे, उसने कहा है कि n1 अपॉन n2 जो है वो कितना आएगा, देखो e की पावर माइनस 11 लैम्बडा, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो प्लस लैम्बडा हो जाएगा। उसने कहा है कि ये 1/e दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, 1/e। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 1/e दे रखा है, तो 1/e बराबर क्या आ गया, देख के बताइए, e की पावर माइनस 10 लैम्बडा, इसको उल्टा कर लीजिए, e बराबर ये पॉजिटिव हो जाएगा 10 लैम्बडा, इसका 1 है, एक और चीज़ भूल गए हैं हम, एक और चीज़ भूल गए, दैट इज t, ये लैम्बडा t है और ये t, तो t भी आएगा, है ना। चलिए ओके,
तो हम कंपैरिजन करें, बेस यदि सेम है तो पावर सेम होंगी, बेस ई सेम है तो पावर क्या होंगी बराबर। तो 1 बराबर क्या आ गया 10 लैम्बडा टी, और टी बराबर क्या आ गया 1/10 लैम्बडा। तो सिंपल सा रदरफोर्ड सोडी का इक्वेशन लगा के आप ये सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए इसमें कहा है कि एक स्वयं प्रेरकत्व मतलब सेल्फ इंडक्टेंस 4H है, 4 हेनरी, इसको L से शो करते हैं, दैट इज 4H। ओके, उसने कहा है कि करंट है I बराबर 4 साइन स्क्वायर टी, और करंट 0 से 4A तक चेंज होती है या बढ़ती है। तो बताइए ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। ओके, निकालते हैं जी। पावर क्या होती है dW/dt, तो ऊर्जा मतलब वर्क कितना होगा P dt। ठीक है, चलिए dW बराबर क्या लिखते हैं, P का मतलब क्या होता है करंट इनटू वोल्टेज, तो VI dt। किसी भी इंडक्टर के लिए जो वोल्टेज होते हैं वो होते हैं B बराबर LdI/dt। तो इंडक्टर के लिए मतलब सेल्फ इंडक्टेंस दिया है उसने, तो dW क्या हो जाएगा LdI/dt, I और dt से dt कैंसिल हो गया, तो dW बराबर LI/dI, और W बराबर कर सकते हैं इंटीग्रेशन LI/dI। चलिए इंटीग्रेशन कर रहा है, उसने कहा है कि करंट का वैल्यू किससे कहाँ तक बढ़ता है 0 से 4 तक, तो 0 से 4 लिमिट लगा दें। देखिए L बार आ जाएगा, कांस्टेंट है, W बराबर L बार आ गया। हाँ जी, I का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है I²/2, और 0 से क्या आ गया जी 4, L 4 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए L का वैल्यू कितना दे रखा है, L का वैल्यू 4H, ये कितना आ गया 4 × 16/2, दैट इज 8, और ये आ गया 32, और 32 जूल, ऑप्शन आ गया फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका आंसर आ गया होगा, इसका आंसर पहला है, बड़ा साधारण सा है, और इसको आप मोमेंटम कंजर्वेशन से शो कर सकते हैं। यदि किसी भी एटम से फोटोन निकलता है, जैसे कोई एटम पहले था तो उसका टोटल मोमेंटम कितना था 0 था, यदि वो बाहर से इमिट हुआ है तो किसका फोटोन का मोमेंटम प्लस एटम का कौन सा रिकॉइल बराबर 0 होगा। फोटोन का तो हम जानते हैं h/λ होता है, इसका हमको पता नहीं किसका है एटम का, बराबर 0। तो P एटम बराबर कैसे निकालेंगे -h/λ, और माइनस का शो करता है कि रिकॉइल है प्रतिक्षिप्त है, मतलब पीछे की तरफ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है 20वां, एक प्रेरक कुंडली 32 जूल की चुंबकीय ऊर्जा, ध्यान रखना भी जी, चुंबकीय ऊर्जा होती है 1/2 LI²। ठीक है, और ये उसने दे रखी है 32 जूल, पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरा उसने दे रखा है पावर P बराबर 320 वाट, और ये कह रहा है कि ऊष्मा के रूप में खर्च होती है, तो इसको लिख सकते हैं I²RT। ठीक है, हाँ जी, एक है इसमें से 4 एम्पियर की करंट गुजरती है, तो करंट का वैल्यू कितना है 4 एम्पियर। तो बताइए कालांक, मतलब एक रिलैक्सेशन कांस्टेंट होता है, और रिलैक्सेशन कांस्टेंट का जो वैल्यू है L इंडक्टर और रेजिस्टेंस के लिए वो होता है τ बराबर L/R। ठीक है, वैसे आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दें, I बराबर I0 e⁻R⁻T/L, यहाँ हमको T का वैल्यू L/R रखेंगे तो हमको I का वैल्यू जो है I0/E मिलेगा, और ऐसा वैल्यू जो I का वैल्यू 1/E कर दे वो कहलाता है, वो टाइम कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम या कालांक, समय नियतांक। तो L/R आ गया, तो कालांक निकालने के लिए हमको L का वैल्यू चाहिए और R का वैल्यू चाहिए, L का वैल्यू ये दे देगा। चलिए इसलिए यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, 2 ऊपर ले जाइए तो 32 × 2 अपॉन I², I कितना है 4, तो 4 × 4 बराबर किसके आ गया L के। जी सॉल्व कीजिए, 16 दूना 32, 2 दूनी 4, तो L बराबर आ गया 4।
चलिए 4 ही आ रहा है ना, 16, 1/2 32, चलिए 2 अपॉन I² और I4, ठीक है 4। चलिए आगे बढ़ें। I² RT, यहाँ देखें आप, यहाँ से क्या पता चलेगा, चलो यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। 320 बराबर I² RT हमको निकालना है। और एक सेकंड, तो I² RT, ओ सॉरी दैट इज द पावर, ओके, तो इसमें T नहीं आता। यदि ये एनर्जी होती तो अपन I² RT लिख देते, T नीचे आएगा तो E/T बराबर पावर होती, पावर होगी I² R। तो चलिए R का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, 320/I², और I² का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर, 16 होता है, तो 320/16, ये कितना आ गया 20, तो R का वैल्यू कितना आ गया जी 20। टॉ बराबर क्या होगा, L/R, व्हाट इज़ द L, L इज़ द 4/20, कैंसिल आउट करेंगे 2/10, ये आ जाएगा 0.2 सेकेंड आंसर, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान भी है और अच्छा भी है। इस टेस्ट में क्वेश्चन जो है थोड़े से इजी भी हैं, ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन कठिन हैं। शुद्ध प्रतिरोधी परपथ मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें केवल और केवल क्या जुड़ा हो, रेजिस्टेंस। तो इसके लिए ध्यान रखना, जो कलांतर होता है फेज डिफरेंस वो होता है 0 डिग्री का, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, ठीक है। चलिए तो फेज फाई कितना है, 0 डिग्री, तो इसके लिए शक्ति गुणांक लिखते हैं हम, पावर कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, cos फाई होता है, तो पावर कोफिशिएंट क्या आ जाएगा इसके लिए आ जाएगा cos 0 डिग्री बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है एक शुद्ध प्रेरकत्व, एक ऐसा सर्किट है जिसमें केवल क्या जुड़ा है, L जुड़ा है। तो ध्यान रखना L यदि जुड़ा है तो फेज डिफरेंस होता है, यहाँ आता है वोल्टेज, यहाँ आता है करंट, और ये 90 का फेज रखता है। इसका मतलब फाई का वैल्यू कितना आता है इसमें 90। तो बताइए पावर कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, cos 90, और cos 90 कितना होता है 0। तो उसने क्या पूछा है हमको, बताइए रेजिस्टेंस का पावर कोफिशिएंट का रेशो किसके साथ, इंडक्टर के साथ। चलिए तो दूसरा वाला किसका है, इसको यदि अपन φ1 मान लें तो ये तो 0 डिग्री है, और φ2 क्या है अपना 90 डिग्री, तो cos 0 डिग्री अपॉन cos 90, ये आ गया 1/0, और ये आ गया इनफाइनाइट, तो आपका आंसर आ गया सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला वैसा सीधा है बिल्कुल, जिसने भी थोड़ा सा इंडक्टर पढ़ रखा होगा उससे हो जाएगा। चलिए देखिए, दो कुंडलियाँ इस प्रकार रखी गई हैं कि एक कुंडली से संबंधित प्रभावी फ्लक्स पूर्ण रूप से दूसरी से संबंधित है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कुंडलियाँ जो है बहुत ही ऐसी सिचुएशन में रखी गई है जहाँ फ्लक्स कंप्लीटली डिलीवर हो जाता है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आता है m बराबर K√L1L2 का। जब कंप्लीटली डिलीवर हो जाएगा तो K बराबर आ जाएगा 1 और m बराबर आ जाएगा √L1L2, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सेकंड। चलिए एक अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है 23, इसमें 25 आने चाहिए थे ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी 23 देखिए आप, 23 क्वेश्चन एक आदर्श गैस है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपने इसका क्या किया हमको नहीं पता, लेकिन इसका आंसर 4 है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। एक आदर्श गैस चित्र के अनुसार दर्शाए गए चक्रीय प्रक्रम से गुजर रही है, ओके। ए बी और बी सी के अकॉर्डिंग Q1 Q2 ऊष्मा है जो ली गई है, और सी डी और डी ए के अकॉर्डिंग Q3 Q4 जो है वो निकाली गई है। तो देखो हम सिंपल सा पहले पढ़ते थे बचपन में, ऐसा कुछ हम कहते थे कि सर जी यदि Q1 ऊष्मा ली गई है, यहाँ से W कार्य हो रहा है, Q2 बाहर निकाली गई है, तो इस चीज़ के लिए जो दक्षता होती थी वो होती थी 1 - Q2/Q1, ठीक है। Q2 का मतलब वो हीट जो उत्सर्जित हुई है बाहर निकली है, Q1 का मतलब वो हीट जो ऑब्जर्व हुई है। तो इस पूरे प्रोसेस में ट्रिक की हेल्प से ये समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ जो Q1 का काम करेगा, ये इसको ऐसा करते हैं Q इनिशियल कर लेते हैं, इसको फाइनल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सिंबल इस्तेमाल किए हुए हैं। तो Q इनिशियल कितना आएगा देखो,
Q इनिशियल आना चाहिए Q1 प्लस Q2, क्योंकि ये अवशोषित की गई है। Q फाइनल कितना आना चाहिए, Q3 प्लस Q4। तो नीटा कितना आ जाएगा जी, नीटा आ जाएगा 1 माइनस Q फाइनल का वैल्यू कितना है, Q3 प्लस Q4, और ये क्या है Q1 प्लस Q2। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका फोर्थ। ध्यान रखना नीटा के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला ये रहा, एक टाइम की टर्म में भी होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, और इन सब के ऊपर जो जिसके कारण ये प्राप्त होते हैं वो होता है नीटा बराबर W, मतलब किया गया कार्य, और टोटल एब्जॉर्ब हीट, जो भी आपने हीट को एब्जॉर्ब किया है। तो 3 फॉर्मूले हैं नीटा के, ये हमेशा लगते रहते हैं। तो आज आपने टेस्ट सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे, आपको समझ भी आ गए होंगे। अगला टेस्ट पेपर जो है 1 जुलाई को आने वाला है, और आप उसको अच्छे से सॉल्व करें। ध्यान रखना जो टाइमिंग दिया है टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। टाइमिंग से सॉल्व नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आपको बाद में फेस करनी पड़ेंगी, यदि टाइमिंग के साथ सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहोगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ का जो भी प्रोसेस है कि कौन सा टेस्ट कब आने वाला है, वो हमारा 5 जुलाई से चालू हो जाएगा टेस्ट प्रोसेस। मतलब 5 जुलाई से और 10 अगस्त तक हम लगातार टेस्ट लेने वाले हैं। पहले यूनिट टेस्ट होंगे, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर हम मिक्स टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें टॉपिक को कंपैरिजन करके या कंबाइंड करके टेस्ट को लिया जाएगा। उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आप इन सभी टेस्टों को ज्वाइन करें। ऐसा नहीं कि हमारी कोचिंग से ही करें, बात इतनी सी है कि लास्ट टाइम पे टेस्ट देना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि टेस्ट देने से ही सिलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।